सो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका इस न्यू पार्ट के अंदर। और हम कह सकते हैं कि हमारा लास्ट पार्ट रहेगा आज केमिकल बॉन्डिंग का। इसके बाद आपकी सारी केमिकल बॉन्डिंग के जो पार्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। आज का जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा वो किसका रहेगा? बैक बॉन्डिंग का। इससे पहले मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैंने आपको यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड और लास्ट में ये हमारा क्या है, हमारा जो बॉन्ड रहेगा वो क्या रहेगा? बैक बॉन्डिंग रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। सो टुडे अवर लेक्चर इज बैक बॉन्डिंग। अगर हम बात करते हैं बैक बॉन्डिंग की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि बैक बॉन्डिंग होती क्या है। आउट ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, वन एटम हैज अ वैकेंट ऑर्बिटल, अदर इज हैविंग अ लोन पेयर। लास्ट टाइम जब मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया था तो हमने वहां पर पढ़ा था कि जो दो एटम होते हैं उसमें से एक एटम के पास लोन पेयर होता है और डिफरेंट एटम के पास हमारी वैकेंट ऑर्बिटल होती है। बट वहां पर हमने क्या पढ़ा था? वो दो एटम के बीच में बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड ओपन करके दिखाऊं तो हमने जो यहाँ पर पढ़ा था, अगर आप इसके डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि देखना, whenever a chemical bond is formed between by the two atoms। और जब हम बैक बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो बैक बॉन्डिंग के अंदर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन पहले से ही हुई होती है। तो ये मेन डिफरेंस है, ये आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ टू बॉन्डेड एटम, वन एटम हैज अ वैकेंट ऑर्बिटल एंड अदर इज हैविंग अ लोन पेयर। फॉर एन एग्जांपल, A atom, this is B atom. A atom is having a vacant orbital and B atom has a lone pair. Both of atoms belong to the same period. हमने यहाँ पर क्या लिया है? सेकेंड पीरियड का होना चाहिए या फिर ये थर्ड पीरियड का हो सकता है। जनरली ऐसे एटम जो कि अपने पास लोन पेयर को रखते हैं वो सेकेंड पीरियड या फिर थर्ड पीरियड से बिलोंग करने चाहिए। और ऐसा एटम जो कि वैकेंट ऑर्बिटल को रखता है वो जर्नली आपका सेकंड पीरियड का होना चाहिए। बट इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि थर्ड एंड फोर्थ पीरियड के हो नहीं सकते हैं। जनरली हम लोग बैक बॉन्डिंग को इन्हीं केसेस के अंदर पढ़ते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। लोन पेयर कहां पर होना चाहिए? सेकंड पीरियड का और थर्ड पीरियड का। और आपका जो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? सेकंड पीरियड का। तो ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या होना चाहिए? ये आपका क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। ये क्या है? आपका लोन पेयर। और इनके बीच में अगर बॉन्ड लग जाता है तो आपका कैसा बॉन्ड बनता है? कैसा बॉन्ड बनता है? आपका बैक बॉन्ड बनता है। अगर ये बॉन्ड यहाँ पर नहीं होता तो ये बॉन्ड कैसा होता है? आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। देखो, ये आपका बॉन्ड कैसा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये आपका बॉन्ड कैसा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड। सो नेक्स्ट इसके फ्यू पॉइंट्स को पढ़ते हैं। बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ। बैक बॉन्डिंग की वजह से आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करती है? इंक्रीज करती है। एंड डिक्रीजेस बॉन्ड लेंथ, बिकॉज जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपके लोन पेयर का डोनेशन होता है वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। जब आपका डबल बॉन्ड बन जाता है तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इस पॉइंट के अंदर हमने ये पढ़ा है। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज मच लार्जर इफ द ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग हैव अ सिमिलर साइज। बैक बॉन्डिंग का जनरली जो हमारी एक्सटेंट है, एक्सटेंट का मतलब डिग्री टू विच बैक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, मतलब कितनी हद तक हमारी बैक बॉन्डिंग होती है वो डिपेंड करती है कि आपने कितने सिमिलर साइज की ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराई है। अगर आप 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवा रहे हैं या फिर 2p मतलब 2p ऑर्बिटल के पास आपके पास क्या है? लोन पेयर है। और 2p ऑर्बिटल के पास ही आपके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर उनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो रही है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू दोज जहां पर आपका ऑर्बिटल साइज डिफरेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है। अवर फर्स्ट एग्जांपल इज ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरोन। यहाँ पर मैंने बोरोन फैमिली को लिया है। बोरोन के अंदर यहाँ पर मैंने 4 केसेस लिए हैं। बोरोन ट्राईफ्लोराइड, बोरोन टेराइक्लोराइड, बोरोन ट्राईब्रोमाइड एंड बोरोन ट्राईआयोडाइड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोरोन है और ये क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन थर्ड का है, ब्रोमीन फोर्थ का है और आयोडीन फिफ्थ का है।
जिसकी वजह से जो आपकी फ्लोरीन की ऑर्बिटल का साइज है वो सेम है बोरोन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इनके बीच में जब डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर से वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ, तो ये ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग इसके अंदर देखने को मिलती है, इजिली यहाँ पर डोनेशन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर 2p और 3 के बीच में देखने को मिलेगा। फिर 2p और 4p में आप देख रहे हो ब्रोमीन की ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाता है, और 5p में तो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाती है, क्योंकि साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। साइज डिफरेंस की वजह से अगर हम लोग यहाँ पर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालें तो कौन अच्छा लुईस एसिड होगा। अगर हम लोग लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ को निकाले कौन अच्छा लुईस एसिड होगा, ये आपको बताना है। लुईस एसिड कौन अच्छा होगा। अगर हम बात करते हैं लुईस एसिड की, लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, जो अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं। देख सकते हैं आप Bi3 मॉलिक्यूल के अंदर आयोडीन के ऑर्बिटल का साइज बड़ा होने की वजह से बोरोन इजिली उससे लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर पुअर बैक बॉन्डिंग होती है। पुअर क्या होती है, बीबी होने की वजह से ये अच्छा लुईस एसिड नहीं है। बैक बॉन्डिंग कैसे होती है, पुअर, क्योंकि साइज डिफरेंस ज्यादा है। फिर किसमें होगी, बोरोन ट्राइब्रोमाइड में। फिर किसमें होगी, बोरोन ट्राइक्लोराइड के अंदर। सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किसके अंदर होती है, आपकी BF3 के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, BF3 के अंदर होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, BF3 के अंदर। अगर इसके अंदर BF3 के अंदर अच्छी बैक बॉन्डिंग हो रही है तो इसको क्या जरूरत पड़ रही है किसी और से इलेक्ट्रॉन को लेने की। अब बात ध्यान से समझिए, BF3 मॉलिक्यूल है आपका, ये BF3 के अंदर फ्लोरीन ने ही किसको डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन, अपने बोरोन को डोनेट कर दिए, तो इसको जरूरत ही नहीं है किसी और से लेने की। तो ये कैसा लुईस एसिड होगा, वीक लुईस एसिड होगा। इसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि इनकी आपस में अच्छी नहीं बन रही। ये आयोडीन है, ये आयोडीन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही नहीं कर पा रहा, बोरोन को वो नहीं दे पा रहा, क्योंकि इनके बीच में साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इसको किसी और की जरूरत पड़ेगी अपने बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए, तो ये अच्छा लुईस एसिड बनेगा। तो आप देख सकते हैं बैक बॉन्डिंग के थ्रू हम लोग एसिडिटी निकाल सकते हैं लुईस एसिड की। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CHCl3 इज ग्रेटर देन ऑफ CHF3। CHCl3 की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CHF3। ऐसा क्यों, देखना भाई, CHCl3 का मोलिक्यूल ऐसा बनता है और CHF3 का मोलिक्यूल ऐसा बनता है। अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो तभी होगी ना जब हम लोग इसको हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देंगे। तो मैंने इसके हाइड्रोजन को यहाँ पर निकाल दिया, निकालने के बाद मेरे पास ये क्या बन गया, एक एनायन बन गया। क्या बन गया, एनायन। ट्राइक्लोराइड का क्या बन गया, एक एनायन बन गया, और यहाँ पर भी एनायन बन गया। अब आप देख सकते हैं क्लोरीन के पास 3D वैकेंट ऑर्बिटल है, बट यहाँ पर फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये इजिली बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं, इजिली बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं। बट ये जो चार्ज है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टेबल नहीं है, ये एनायन क्या है, लेस स्टेबल है। अब मान लो कोई एनायन आपका ज्यादा स्टेबल है तो वो अपने हाइड्रोजन आयन को इजिली रिलीज करेगा। अगर मान लो कोई एनायन आपका कम स्टेबल है तो वो अपने हाइड्रोजन आयन को कम इजिली रिलीज करेगा। तो इसका मतलब ये लेस स्टेबल है तो ये लेस एसिडिक है, ये ज्यादा स्टेबल है तो ये बहुत जल्दी अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अच्छी बैक बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग को इंक्लूड करके कितने अच्छे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। आगे चलो और देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, ये वाला। अगर हम बात करते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन इज ट्राइगोनल पिरामिडल, ये आपका क्या है, ट्राई मिथाइल अमाइन है, और ये क्या है आपका ट्राइसिलाइल अमाइन, ट्राइसिलाइल अमाइन जो कि है आपका प्लेनर है। बस फर्क किसका है, यहाँ पर आपका कार्बन ग्रुप है और यहाँ पर आपका सिलिकॉन ग्रुप है, बस इसी चीज का फर्क है। अब बात ये आती है कि ये ट्राइगोनल पिरामिडल क्यों है और ये प्लेनर क्यों है, ऐसा क्यों। आइए इसके ऑर्बिटल अप्रोच को समझते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, यहाँ पर CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप,
यहाँ पर आपका SiH3 ग्रुप, SiH3 ग्रुप, SiH3 ग्रुप, यहाँ पर आपके 3 SiH3 ग्रुप है। अब आप देख सकते हैं कार्बन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है और नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, मतलब ये अपने लोन पेयर को इसके पास डोनेट करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं है। अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसके लोन पेयर को इसमें कंसिडर करेंगे। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 4th आपका लोन पेयर। तो 4 इसका स्टेरिक नंबर आ गया, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई? sp3। जबकि यहाँ पर आपका सिलिकॉन प्रेजेंट है और सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इसका जो लोन पेयर होता है वो इसको इजीली डोनेट कर देता है और यहाँ पर आपकी बैक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अब बैक बॉन्डिंग देखने को मिल रही है तो जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसके लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो कैसी आएगी? sp2। इट मींस ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे आएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। होपफुली आपको चीज समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, बैक बॉन्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग होती है, तो इसके थ्रू हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको 2 से 3 एग्जांपल दिए हैं। होपफुली आपको चीजें समझ में आएंगी। ये क्वेश्चंस काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग किसके ऊपर? बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चन के ऊपर। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंपेयर द BF बॉन्ड लेंथ इन दोज मॉलिक्यूल। ये आपके पास बोरोन है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। यहाँ पर आपका बोरोन है 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया और ये कैसा आ गया? पॉजिटिव। वो पूछता है कि बॉन्ड लेंथ को बताइए। देखना आप यहाँ पर बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास क्या है? एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर ही अपना क्या करेगा? लोन पेयर को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी? बीबी आ जाएगी। बीबी का मतलब क्या है? बैक बॉन्डिंग आ जाएगी। बट यहाँ पर तो आपके 4 के 4 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ अगर मान लेती हूँ मैं y है और मान लेते हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ x है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होगी? आपकी y की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में? x के कंपैरिजन में। क्यों होगी? क्योंकि BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होती है, जबकि BF4 नेगेटिव के अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। So students, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाइल आइसोसाइनेट इज लीनियर बट मिथाइल आइसोसाइनेट इज बेंट। भाई ये आपके पास स्ट्रक्चर है किसका? सिलाइल आइसोसाइनेट का, और ये है किसका? मिथाइल आइसोसाइनेट का। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। यहाँ पर सिलिकॉन है तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये अपना लोन पेयर यहाँ पर डोनेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। बैक बॉन्डिंग नहीं होती तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन को काउंट कीजिए। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर होने की वजह से इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर पर हमारी शेप वी शेप या बेंट शेप निकल कर आती है। जबकि यहाँ पर अब ये लोन पेयर आपका हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं होगा, ये लोन पेयर अपना 3d वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर बैक बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से अब की बार इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड रहने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाती है? sp आ जाती है, जिसकी वजह से कैसा बन जाता है? लीनियर बन जाता है। कैसा बन जाता है? लीनियर बन जाता है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वो बोलता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बताइए। जब कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग जनरली कार्बोकैटायन बोल देते हैं। जैसे कि ये क्या है? CH2 पॉजिटिव। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है और यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। इन सब में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, इन सब में बैक बॉन्डिंग है। यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग हो सकती है।
फिर हम कैसे स्टेबिलिटी को बताएं? अब यहाँ पर जो स्टेबिलिटी आएगी वो यहाँ पर आएगी कि सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किसके अंदर होगी, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किसके अंदर होगी। तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किसके अंदर होगी, जो अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सके, जिसके अच्छे ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती हो। अब देख सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो एटॉमिक साइज डिफरेंस है वो बहुत कम है। एटॉमिक साइज डिफरेंस कार्बन और नाइट्रोजन का बहुत कम है। उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन का ज्यादा है, और सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग अच्छी होगी, तो यहाँ पर बी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से आपका ये वाला कैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या रीजन दिया मैंने, मैं फिर से बताना चाहूंगी। एटॉमिक साइज डिफरेंस इनका बहुत कम है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से आपका कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए CF3CCl3। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कार्बन है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक वैकेंट ऑर्बिटल, और यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर। और मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, कार्बन है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन प्रेजेंट है। ये आपका क्या है, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, ये रहा इसका लोन पेयर। और यहाँ पर क्या है, आपका वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। अब देख सकते हैं 2p यहाँ पर कैसी ओवरलैपिंग होगी, 2p की होगी, और यहाँ पर कैसी होगी, 2p 3p की होगी। यहाँ पर ओवरलैपिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, यहाँ पर आपकी ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से ये कैटायन आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपेयर द बॉन्ड एंगल। अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल को कंपेयर कराते हैं। यहाँ पर देखना NH3 है, NH3, और ये क्या है, लोन पेयर, और यहाँ पर भी क्या है, F3। यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास भी नहीं है। इन दोनों के पास ही वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर बीबी तो नहीं होगी। तो अब हम इसका बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे। आप देख सकते हैं ये वाला जो मॉलिक्यूल है आपका NH3 वाला, और एक आपके पास देख सकते हैं NF3 वाला। अगर आप इसको डाइपोल मूवमेंट से सॉल्व करते हो, जैसे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इनका कुछ ऐसे आएगा, और यहाँ पर फ्लोरीन की ज्यादा है तो आपके यहाँ पर आएंगे। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर फ्लोरीन के पास ज्यादा होगी और यहाँ पर नाइट्रोजन। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भीड़ भाड़ होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्शन, जिसकी वजह से आपका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो NH3 का बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है। बट यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती और यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है PH3 एंड PF3। अगर हम बात करते हैं PH3, तो ये तो आपका ड्रैगो कंपाउंड है। ये तो आपका क्या है, ड्रैगो कंपाउंड है। हमने हाइब्रिडाइजेशन के बाद पढ़ा था। इसमें तो फिक्स आपका 90 डिग्री बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं PF3 की, अगर हम बात करते हैं PF3 की, ये आपका फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर आपकी क्या होती है, बैक बॉन्डिंग होती है। कैसी होती है, बैक बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर देखना आपका पास क्या है, फॉस्फोरस है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन है। ये कौन सा है, आपका थर्ड पीरियड का है। यहाँ पर आपकी वैकेंट ऑर्बिटल भी होगी, और इसके पास क्या है, ये फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन है। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। ये क्या करता है, अपने इस लोन पेयर को इसके अंदर डोनेट कर देता है। अपने लोन पेयर को इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और आपको पता है पाई कैरेक्टर के बढ़ने से आपका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से PF3 का बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन है, इसका भी सेम रीजन रहेगा। सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बीबी होती है।
बीबी होने की वजह से पाई कैरेक्टर आता है और पाई कैरेक्टर के बढ़ने की वजह से आपका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। इतनी चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बैक बॉन्डिंग, विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल शो बैक बॉन्डिंग। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग को शो करेगा, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग को शो करेगा, आपको ये बताना है। अब देखो आपके पास क्या है, ये फॉस्फोरस, इसमें से ये बताना है कि कौन सा शो करेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल शो बैक बॉन्डिंग, आपको बताना है। ये देखो फॉस्फोरस है, ये भी थर्ड पीरियड का है, और ये सिलिकॉन है, ये भी थर्ड का है। 3p के बीच में, 3p3d के बीच में अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं होती, तो ये तो नहीं करेगा। ये BF4 है, यहाँ पर तो प्योर कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है, इसके बीच में भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, ये NF3 है, अब ये भी हम देख के आए हैं। यहाँ पर देखिए, ये NF3 वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या नहीं होती, वैकेंट ऑर्बिटल होती ही नहीं है। तो आपके पास क्या बच गया, ये एग्जाम्पल बच गया। सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग बैक बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट। इसमें से किस मॉलिक्यूल के पास यहाँ पर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। आइए देखते हैं कि इनके पास किसके पास नहीं होती है। देखना भाई, यहाँ पर तो आपकी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है। फर्स्ट है आपका बोरोक्साइन, क्या बोलते हैं इसको, बोरोक्साइन। बेंजीन वाला मॉलिक्यूल बनाएंगे और ऑल्टरनेट पोजीशन पर बोरोन और ऑक्सीजन को रख देंगे, यहाँ पर आपकी बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, TF3, यहाँ पर भी आपकी बैक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर होगी। B3NH36, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पर भी आपकी बॉन्डिंग होती है। बट आप देख सकते हैं ये भी थर्ड पीरियड का है और ये भी थर्ड पीरियड का है। 3p3d के बीच में अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि यहाँ पर आपकी बैक बॉन्डिंग नहीं होती। इसका नाम होता है बोरोक्साइन और इसका नाम होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या होता है इसका नाम, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो यहाँ पर मैंने आपके सारे बैक बॉन्डिंग के टॉपिक को कवर करवा दिया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपके ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन नहीं करवाया, बल्कि थ्योरी को भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। ऐसे बच्चे जो कि फ्रेशर्स हैं, जो कि जस्ट अभी नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो कि क्लास 11th में हैं, वो ऐसी वीडियोस को जरूर देख सकते हैं, ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर आपका जो केमिकल बॉन्डिंग है, पूरा चैप्टर मैंने कवर करवा दिया है। इवन आप जितने भी बॉन्ड केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, वो सारे मैंने एक ही प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिए हैं। ये वीडियो और ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी जो बच्चे केमिस्ट्री से मास्टर्स करना चाहते हैं या फिर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग बेस है किसका, केमिस्ट्री का। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट चैप्टर मुझसे कौन सा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करने जा रही हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन को। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।